एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार सोहेब सलमानी ने बताया कि गाजियाबाद गणेश हॉस्पिटल के सीईओ एवं डायरेक्टर डॉक्टर प्रतीक शर्मा ने बताया कि ये हमारा हॉस्पिटल गाजियाबाद में 25 सालों से समाज की सेवा कर रहा है। और अगर हम कोरोना की बात करें तो लगभग 1-1.5 साल से जब से कोरोना की शुरुआत हुई है तभी से हम कोरोना में काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि काफी मरीजों को हमने यहां से ठीक करके भेजा है। उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहली दिक्कत तो हमें तब आई जब से कोरोना बीमारी शुरू हुई। ये सबके लिए नई थी, उस समय कोई नहीं जानता था कोरोना बीमारी का इलाज कैसे होगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये भी रही, इस बीमारी को समझने में समय लग गया। जब इस बीमारी को हमने थोड़ा समझना शुरू किया, इसके बाद हमने मरीजों का इलाज शुरू किया और इलाज के बाद अच्छे परिणाम सामने आए। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए गणेश हॉस्पिटल के सीईओ एवं डायरेक्टर डॉक्टर प्रतीक शर्मा ने क्या कहा। जी, मैं डॉक्टर प्रतीक शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ गणेश हॉस्पिटल गाज़ियाबाद से हूँ। और ये हमारा हॉस्पिटल गाज़ियाबाद शहर में पिछले 25 वर्षों से समाज की सेवा कर रहा है। और लगभग हम कोरोना की बात करें तो पिछले 1-1.5 साल से जब से कोरोना शुरुआत हुई है, पिछले साल के जून जुलाई से हम लोग जो है कोरोना में काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी मरीज़ों को हमने जो है यहाँ से ठीक करके भेजा है। और सबसे पहली दिक्कत जो हम लोगों को आई इस कोरोना बीमारी का, जब ये कोरोना बीमारी शुरू हुई तो ये सबके लिए नई थी एकदम। कोई नहीं जानता था कि कोरोना बीमारी का इलाज कैसे होगा, वायरस कैसा है कैसा नहीं है। सरकार ने शुरुआत में लॉकडाउन लगाया, हम लोग को समय दिया कि भाई मेडिकल फ्रेटर्निटी अपने आप को प्रिपेयर कर सके कि हम लोग कैसे इसको करें। फिर उसमें नई नई चीज़ें निकल के आई कि भाई रेमडेसिविर का इलाज पॉसिबल है इसका किस किस तरीके से। तो सबसे पहली दिक्कत तो यह है कि इस बीमारी को समझने में हम लोग को समय लग गया। जब इस बीमारी को हमने थोड़ा बहुत समझना शुरू किया, उसके बाद हमने जब मरीजों का इलाज शुरू किया तो इसमें भी नए नए तरीके के सिम्टम्स मरीजों को आ रहे थे। कुछ मरीजों को कंजेशन हो रहा था, अभी सेकेंड वेव में कुछ मरीजों को दस्त भी लगे, उल्टियाँ भी लगी। तो ये वायरस अपने आप को बहुत तेज़ी से म्यूटेट कर रहा है, जिसके कारणवश जो हो रहा है कि हम लोगों को जो है इलाज में भी चीज़ों में काफ़ी बदलाव करने पड़ रहे हैं समय रहते। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैली, इतने कम समय में इतनी तेज़ी से फैली कि हम लोगों को और समाज को, पूरे देश को संभलने का मौका नहीं दिया इस बीमारी ने। चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि भाई बीमारी के बारे में हम भी अभी समझ ही रहे थे, तो इस चक्कर में जो है थोड़ा सा मतलब ये हुआ कि हमें समय लगा, लेकिन हम लोग चीज़ों को मैनेज कर पाए। फिर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, इस देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैं नहीं कहूँगा कि कम है पूरा है, और प्राइवेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है इस देश में, लेकिन इस देश की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से शायद नहीं बना हुआ है। ये जब बीमारी ने फैलना शुरू किया और इस देश की जनसंख्या के हिसाब से इतनी तेज़ी से केसेस बढ़े, तो एकदम से सिस्टम में कोलैप्स शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन ओवरवेल्म हो गया, मतलब बर्डन हो गया बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हम लोग को काफ़ी तकलीफें आई कि भाई मरीजों का इलाज करें कैसे करें। दूसरा सबसे बड़ी तकलीफ ये आई हम लोग को, जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। शुरुआत में हमारे खुद के अंदर डर था शुरुआत में कि हम कैसे करेंगे, हम कैसे नहीं करेंगे। धीरे धीरे जैसी बीमारी को हमने समझना शुरू किया तो हमने इलाज करना शुरू किया। तो अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कुछ डॉक्टर्स थे, डॉक्टर के अग्रवाल जैसे अभी गुजर गए। तो मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी बहुत आघात लगा है इस बीमारी से। हमारा काफ़ी स्टाफ, काफ़ी मतलब ये समझिए कि जैसे स्टाफ जो ट्रीटमेंट कर रहा है, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जब वो खुद ही पॉजिटिव हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्टाफ की शॉर्टेज क्रिएटेड रही। तो स्टाफ की शॉर्टेज क्रिएटेड होने के बावजूद हमने पूरी मेहनत करी, हमने बिल्कुल दिन रात एक कर दिया। उसके बावजूद भी हमने जो है चीज़ों को काफ़ी हद तक मैनेज करने की कोशिश करी और मैनेज हुआ। तीसरी दिक्कत जो हमारे साथ आई वो स्टाफ की मॉरल और साइकोलॉजी थी। आप इसको समझिए, जो स्टाफ मेरे यहाँ पर जैसे स्टाफ नर्स काम कर रहा है, उसके परिवार में भी लोग हैं। तो स्टाफ शुरुआत में इस बात से डरता था कि अगर मैं यहाँ पर आके इलाज करूँगा तो कहीं मैं कैरियर ना बन जाऊँ, मैं अपने घर में जाकर के अपने भी बच्चों, अपने माता पिता को ना दे दूँ। तो इसको लेकर के भी हमने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए, पूरा हमने पीपी किट्स और जो भी है चीज़ें, सारी चीज़ें वर्कआउट हुई। तो उसको मॉरली हमें स्टाफ को और डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा काउंसिल करना पड़ा। और सबसे पहली बात, उनको काउंसिल करने से पहले हमें खुद काउंसिल होना पड़ा कि क्या हम इतने सक्षम हैं कि हम इस चीज़ को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। खैर, ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम काफ़ी चीज़ों को संभाल ले गए। तीसरी दिक्कत जो आई, चौथी दिक्कत जो आई, वो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी की रही। स्टार्टिंग में जब कोरोना आया था तो पीपी किट जो था एक नया शब्द था इस देश के लिए।
पीपी किट, मैं इस बात की तारीफ करूंगा प्रशासन की कि पीपी किट की मैन्युफैक्चरिंग को इन्होंने इतना बढ़ावा दिया कि देश हमारा कुछ समय बाद सरप्लस में आ गया और हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो पीपी किट, अच्छा दूसरी बात, पीपी किट पहन के काम करना बड़ा मुश्किल काम होता है, बिकॉज पीपी किट इज कंप्लीट प्लास्टिक लेयर। तो ये समझ लीजिए कि अगर आपने 3-4 घंटा पीपी किट पहन के काम कर लिया, पीपी किट उतारेंगे तो आप अंदर से पूरे भीगे हुए होंगे पसीने में। तो ये सब दिक्कतें रहीं। फिर उसके बाद जैसे सेकंड वेव आई तो एकदम से स्पाइक आया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आई थी कि रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी जो थी वो हो रही थी, अच्छे से मैनेजमेंट हो गया, लेकिन जो फर्स्ट स्पाइक जब खत्म हुआ उसके बाद रेमडेसिविर का जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी कम हो गया देश में। वही सीधी बात है, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसकी एक्सपायरी काफ़ी कम होती है। तो उसमें क्या होता है कि जब ये पहला वाला वेव खत्म हुआ तो काफ़ी सारा रेमडेसिविर मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद एक्सपायर हो गया मार्केट से। तो कंपनियों ने भी बोला कि भाई ये वेव जा चुकी है, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, तो अब सेकंड वेव आएगी नहीं, किसी ने उम्मीद नहीं करी थी इसकी। तो रेमडेसिविर जो है उसको लेकर के काफ़ी लोग रिलैक्स हो गए। जब सेकंड वेव आई तो इतनी तेज स्पाइक आया कि रेमडेसिविर के मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा से रिवैम्प अप करने में समय लगा। बस वो समय जो लगा, अब जैसे आज की तारीख में बात करता हूँ, आज की तारीख में ना रेमडेसिविर की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और तछोड़ा देखिए, मरीज कम भी हो रहे हैं, मरीज बच भी रहे हैं। तो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, फिर ऐसी ऑक्सीजन की बात करते हैं हम लोग। ऑक्सीजन जो है वो भी इतना तेज एकदम से स्पाइक आया कि ऑक्सीजन को भी एकदम से संभाल पाना बड़ा मुश्किल हुआ देश में। मैं ऐसा समझता हूँ, मेरी नॉलेज के हिसाब से इस देश में ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी नहीं है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कमी था जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो ऑक्सीजन सब जगह थी, लेकिन ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की वजह से वो अस्पतालों तक सही हाथों में पहुँच नहीं पा रही थी सही समय पर। कोरोना बीमारी का एक सबसे जो बुरा मैं कहूँगा व्यवहार, इसको मैं कहूँगा जो रहता है, वो ये रहता है कि कोरोना बीमारी इंसान को संभलने का मौका नहीं देती। पेशेंट एकदम से खराब हो जाता है, होने को पेशेंट ठीक हो जाते हैं, थोड़े दिन में ठीक होकर चले जाते हैं, लेकिन जो खराब होते हैं वो एकदम से बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो उनको एकदम तत्काल फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है, और तत्काल फर्स्ट एड जो है वो उसकी पहली फर्स्ट एड ऑक्सीजन है। और एकदम से इतना ज़्यादा ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ जाना, देश कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के एक दबाव महसूस किया हम लोगों ने। लेकिन हाँ, मैं कहूँगा कि समय रहते चीज़ें संभल गई, और आज की तारीख में ना ऑक्सीजन की कमी है, ना दवाइयों की कमी है, ना किसी चीज़ की कमी है। और मैं इस बात को कहूँगा कि हमने काफ़ी मरीज़ बचाए। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि डेथ्स तो देखिए रही देश में, मना नहीं करूँगा, देखिए तभी तो महामारी कहते हैं, नहीं तो बीमारी कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो तकलीफ़ें हमको हुई स्टार्टिंग में, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन समय रहते हम लोगों ने प्रशासन के सहयोग से इसको मैनेज कर लिया। ब्लैक फंगस जो है एक फंगस है, जो म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं इसको। ये बेसिकली क्यों आती है, इसके पीछे कारण को समझिए। कोरोना के इलाज में पेशेंट की जो फेफड़े होते हैं वो उसको वायरस इतनी बुरी तरह जकड़ लेता है कि जो है वो सांस नहीं ले पाते। तो उस वायरस के इफेक्ट को दबाने के लिए कोरोना के इलाज में स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। स्टेरॉइड्स का एक साइड इफेक्ट होता है, वो बॉडी की इम्यूनिटी को थोड़ा कम कर देता है। अब हम डॉक्टरों के सामने ऐसी परिस्थिति है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, क्या करें। स्टेरॉइड्स नहीं देंगे तो मरीज अभी मर जाएगा, स्टेरॉइड्स देंगे तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी, उसको लेकर के मल्टीविटामिन और भी चीज़ें हम साथ के साथ चलाते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस की जो प्रॉब्लम थी वो फर्स्ट वेव में नहीं आई थी, सेकेंड वेव में आई। सेकेंड वेव में इसलिए आई क्योंकि पेशेंट्स इतने ज़्यादा सीरियस थे कि हमें स्टेरॉइड्स की डोजेस कुछ लगानी पड़ी। ये जो फंगस होती है ये नॉर्मली हमारे आसपास रहती है, लेकिन चूंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि इस फंगल इन्फेक्शन को बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देती है। लेकिन चूंकि कोरोना के जो मरीज जो 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन में ठीक हो रहे हैं, उन लोगों को ये फंगस जो है ये अफेक्ट करती है। ये फंगस जो होती है ये बेसिकली साइनस के थ्रू और इसके थ्रू अंदर बॉडी के जाती है और अंदर के सभी कोशिकाओं को गला देती है। तो ये फंगस हाँ बिल्कुल जानलेवा है, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि घबरा करके और पैनिक होकर के जो है इसके पीछे हम लोग परेशान हों। इसका इलाज है और इसका इलाज किया जा रहा है, लेकिन हाँ मैं फिर आपसे कहूँगा कि चूंकि बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है और ये जो फंगस है ये बहुत तेज़ी से बॉडी में फैलता है, तो इसका अभी कोई फुल प्रूफ इलाज नहीं आया है हमारे पास। सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको कि 2 बातें हुई थी, मेरे को ऐसा ध्यान है। पहली बात तो ये हुई थी कि सारी सोशल मीडिया पर ये एक फेक मैसेज डाला गया था कि गणेश अस्पताल जो है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे पास जो एक बीजेपी की नेता हैं कहीं की, पूजा बंसल जी, उन्होंने ये फेक मैसेज अपना डाला था। तो उसके बाद जो है
पहले तो शुरुआत में तो मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी पैनिक चल रहा है, हम डॉक्टर हैं जी, हम इन चीज़ों में नहीं पड़ते। हमारा ये था कि पहले जो है हम फोकस पेशेंट्स पे करें, हम इन चीज़ों पे ना करें फोकस। लेकिन हुआ क्या कि मेरे पास शहर के काफ़ी लोगों का, अब मेरे अपनों का फ़ोन आया कि भाई डॉक्टर साहब आप झूठ बोलते हैं, आपके पास बिस्तर है लेकिन आप देते नहीं हैं। तो भाई साहब मुझे इस बात को बड़ा बड़ा आघात लगा, मुझे बड़ा धक्का लगा। मैंने कहा यार ये तो हमारी बड़ी थैंकलेस जॉब है, हम दिन रात एक किए हुए हैं, अपना खाना पीना छोड़ा हुआ है हमने, और इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो फिर मैंने जो है एक दो लोगों से कहा कि भाई आप हमारा कनेक्ट कराइए। फिर किसी वजह से हमारा कनेक्ट हुआ, तो पूजा बंसल जी के जो पतिदेव जी हैं, मैं नाम भूल गया उनका फ़ोन आया मेरे पास। फिर उनकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, खैर कॉल पे आप कहेंगे तो मैं दे दूंगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई ये क्या आप कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो फिर उन्होंने बाकायदा क्षमा मांगा इसके लिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मीडिया प्रभारी रखे हुए हैं अपने पास, अपने नीचे, तो उन मीडिया प्रभारियों से जो है किसी उड़ती हुई अफवाह को सच मान करके उन्होंने ये पोस्ट डाल दिया गया था। बाद में उन्होंने क्षमा मांगी, मुझसे कहा कि भाई हमसे गलती हो गई है और जो है हम क्षमा मांगते हैं। और इसके बाद से वो पोस्ट डिलीट भी कर दिया गया था। उसके बाद शायद नेक्स्ट डे उनकी पोस्ट पे ये भी आ गया था कि जी हमारा अकाउंट हैक हो गया था। पता नहीं क्या क्या सच है क्या झूठ है जी, हम तो पढ़ते नहीं उसमें जी, हम तो अपना हॉस्पिटल और पेशेंट्स पे हमारा मेजर फोकस रहता है। दूसरा एक अफवाह उड़ी थी कि साहब गणेश अस्पताल में छापा पड़ा है रेमडेसिविर को लेकर के, जबकि ऐसा नहीं था। एक छोटा सा इंस्पेक्शन हुआ था। हुआ क्या था दरअसल कि हमारे यहाँ पर रेमडेसिविर की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी क्वेश्चनेबल होती जा रही थी और हमको चाहिए था। तो मैंने पेशेंट के जो तीमारदार होते हैं उनसे थोड़ी सी मदद मांगी। मैंने कहा कि आप मेरी मदद करें रेमडेसिविर के उसमें अरेंजमेंट में। तो उन्होंने मदद करी और ये एक जनरलाइज्ड गाजियाबाद में प्रॉब्लम हुई। तो मेरे यहाँ नहीं, कभी 3-4 अस्पतालों में इस चीज़ को लेकर के इंस्पेक्शन छोटा सा हुआ सभी जगह पर। अब मैं दरअसल हुआ क्या, जब इंस्पेक्शन मेरे यहाँ पर हुआ तो मेरे यहाँ पर कोई कमी नहीं पाई गई, लेकिन जो मेरे साथ बाकी अस्पतालों में इंस्पेक्शन हुआ उसमें भारी कमी पाई गई थी। अब उसमें हुआ क्या कि उनकी कमियों के चक्कर में हमारा नाम भी आ गया, तो हमारा नाम डाइल्यूट हो गया इसमें, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से एक बात कहूँगा, प्रशासन का इतना सहयोग गणेश अस्पताल को मिला कि ना हमारे यहाँ पर कभी ऑक्सीजन की कमी हुई, ना हमारे यहाँ कभी रेमडेसिविर की कमी हुई। और मैं इस बात को ठोक के कह सकता हूँ कि गाजियाबाद जिले के अंदर हमारा अस्पताल का नाम उन अस्पतालों में आता है जिनमें शायद कोरोना से सबसे कम डेथ्स हुई हैं।